पार्टी को तब्दील करने की। जब कोई मुंतखब हो जाता है तो वो पार्टी बदल नहीं सकता, वो पार्टी के खिलाफ ज्यादा जो अहम तरीन वोट होते हैं 3-4 वो भी नहीं दे सकता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वजीर आजम की सिलेक्शन, इसी तरह बजट का इजलास, तो वो उसमें नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो नाअहल हो जाता है। लेकिन जो आज़ाद मुंतखब होता है उस पर किसी तरह का भी डिसिप्लिन आयद नहीं होता, तो वो पार्टी जिस पार्टी को चाहे छोड़ सकते हैं। तो एक तो ये दरवाज़ा हार्स ट्रेडिंग का उससे खुल जाएगा कि आज़ाद मुंतखब होने वाले जो PTI के कैंडिडेट हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों को अपने तौर पे ज्वाइन कर लेंगे। फिर ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद हमारी असम्बली में रिजर्व्ड सीट्स की है। आपको पता है ख़वातीन की भी सीट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स की भी हैं, उसके साथ जो है माइनॉरिटीज़ की भी हैं। अब ये वो सीट्स हैं जो किसी पार्टी को इस हिसाब से मिलती हैं कि उनकी जनरल सीट्स कितनी हैं। जब वो आज़ाद लड़ेंगे तो उनकी जनरल सीट्स ही काउंट नहीं होंगे और PTI जो है उसको किसी तरह की जनरल सीट्स में भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये तो उनका एक पार्लिमानी पार्टी में एक में उनकी पार्लिमानी सियासत में एक पार्टी के तौर पर जो हिस्सा लेना है उसमें बेशुमार मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी अगर ये फैसला बरकरार रहता है। तो साथ रहिए ज़ैगम साहब हमारे। मुनीब फारूक, आप बताइए, एक तो ये कि अंदेशे बढ़ गए, दूसरे ये कि अब इसके बाद में PTI के पास में क्या ऑप्शंस रह गए? देखिए, अब अदालत का आज का फैसला मुकम्मल पढ़ने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समाअत DB में होनी थी क्या वो इन्फ्रक्चस हो गई है, जो पेशावर हाई कोर्ट में 11 तारीख को गालिबन उसके लिए शेड्यूल थी। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपील दायर की थी या इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी उस फैसले के खिलाफ, उसके ऊपर इस फैसले के अंदर क्या लिखा गया है, क्या जो समाअत है DB के पास वो होगी या नहीं होगी, ये फैसला मुकम्मल पढ़ के हम इसके ऊपर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब अपील की और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिस तरह भी ज़ैगम खान साहब भी फरमा रहे थे कि सिर्फ निशान नहीं जाता, वो पार्टी एक तो वैसे ही डिसरे में है लेकिन वो पार्टी अपना वजूद खो सा देती है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चली जाती है। लोग एन मुमकिन है आज के जिस तरह के हालात है कि लोग अपना कंपोजर भी खो सकते हैं। पार्टी अपना कंपोजर इसलिए खो सकती है कि पार्टी वैसी अताब का शिकार है बहुत से जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं उनकी वजह से। ऐसी सूरत हाल में जब ये एक फैसला आया है और फाइनल इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हुआ है तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में वजन पैदा हुआ है, जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले की मुअत्तली के बाद बनाया था कि वो फैसले ही सिरे से गैर कानूनी है, उसको बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। अब देखना सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद क्या, मैं दोबारा कहूँगा, क्या 11 तारीख की समाअत होगी या तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा इस फैसले के खिलाफ। ये आज का फैसला मुकम्मल पढ़ के हम उसके ऊपर अपनी कोई राय कायम कर सकते हैं। बगैर फैसला पढ़े मैं समझता हूँ जाती होगी अगर हम उस पर कोई लफुशाई करें। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बल्ला वापस लेने का फैसला जो था इलेक्शन कमीशन का वो बहाल हुआ है। मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। PTI से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मंजूर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने PTI का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान ने हमें ज्वाइन किया। महमूद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, डिटेल्स तो ये यही है फैसले की कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन के वो जो कल अदम करार दिया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से वो तो वापस हुआ है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा इस फैसले के जो अभी 26 दिसंबर को हुआ था उसके असरात पे बात करना चाहूँगा कि जब ये फैसला आया था तो वो जो जितने भी लोग इस हवाले से काफ़ी दिल बर्दाश्त थे और उनको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, उनमें एक जज्बा पैदा हुआ था। अब मेरा ख्याल है कि वो चीज़ जो है वो वापस आहिस्ता आहिस्ता माजूम होती जाएगी। उसका असर जो है वो सोसाइटी पे यानी यकीनन यहाँ पे पड़ेगा। तो वो असरात में कल तक यहाँ पे देख रहा था और लोग ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास ये बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन में जाने में बहुत सारी मुश्किलात होंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको एक ही निशान याद था और वो बल्ला था। तो अगर बल्ला नहीं होता तो इसका असर जो है वो आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लिए काफी मुश्किलात यानी कि पैदा हो सकती हैं। तो वो जो माहौल बन गया था 26 दिसंबर के बाद और लोगों ने ये तस्वर कर लिया था कि अब सब ठीक हो गया है,
इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हो ना हो, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। तो वो सब ठीक, वो तो मुसलसल खतरे से दो चार था। उस दिन तो लोगों ने जश्न भी मनाया था, लेकिन ये तलवार जो लटक रही थी, आज वो तलवार एक बार फिर उनके सर पे गिर गई है। वो जो सियासी एक मसला बना था पार्लिमानी लिहाज से, तो वो फैसला आने के बाद वो जो माहौल बना था, वो माहौल इससे फिर एक बार फिर असरअंदाज उस पर होगा। और जो लोग यहाँ हैं तो उनके पास एक ही निशान था, एक उनका बानी चेयरमैन है जिसे ये सब जानते हैं, एक बल्ले को ये सब जानते हैं। तो ये दोनों अगर नहीं होंगे तो पीटीआई के लिए आइंदा इंतखाबात में काफी मुश्किलात हो सकती हैं। जैसे कि हमारे तजज़िया निगार दोस्तों ने बताया भी कि ये जो जनरल नशिस्तों की बुनियाद पे फिर वो जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो भी इन्हें मिलती हैं, लेकिन जो जनरल इंतखाबात ही में उनके लिए जो मुश्किलात होंगी, जैसे कि पार्टी के अंदर से एक बात सामने आई। और बात करेंगे ज़ैगम साहब, आप बताइए, ये जो एक माहौल सा बना था, जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो खुश भी थे इसके ऊपर, थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, थोड़े मुतहर्रिक भी दिखाई दे रहे थे, मजमूई तौर से इस माहौल को भी धचका लगा है। दूसरे ये कि ये तो अभी पीटीआई की बात है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको वसअत दें इस मामले को, तो फिर मजमूई तौर पर जो सियासी माहौल है या जो सियासी जमातें हैं उनके लिए कैसा देखते हैं आप सारे के सारे मामलात को, इंट्रा पार्टी खास तौर पर, उसके ऊपर मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया वो ये है कि जो इलेक्शन के दिनों में एक नफ्सियाती माहौल है वो बहुत ही अहम होता है। अगर वर्कर्स, वोटर्स अगर वो पुरुमीद हो, जोश और जज्बे में हो, तो फिर वो मोबिलाइज होते हैं, वो फिर निकलते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, फिर वो इलेक्शन के दिन पे वोट देने भी आते हैं। लेकिन अगर वो नफ्सियाती तौर पर ही दबाव पे हों, उनका दिल टूटा हुआ हो, उनको लग रहा हो कि हम तो जीत ही नहीं सकते, हालात हमारे बहुत खिलाफ हैं, इदारे हमारे खिलाफ हैं, तो फिर उनमें भी एक मायूसी फैल जाती है और इलेक्शन का जो उनका एक्टिविटीज हैं वो भी मान पड़ जाती हैं और उनके वोटर टर्नआउट के भी कम होने का खतरा होता है। एक तो ये बात ठीक। अब आपका जो दूसरा सवाल है, ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही इसके बड़े होंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी जो पिछली बार इलेक्शन जीती थी और पिछले इंतखाबात तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, अगर वो मैदान में नहीं होगी तो यकीनन इसका असर ये होगा कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, लेजिटिमेसी नहीं होगी। उसके नतीजे में जो भी पार्टी जीत कर आएगी और हुकूमत बनाएगी, या जो पार्टियां जीत कर आएंगी और हुकूमत बनाएगी, उनकी भी लेजिटिमेसी नहीं होगी, साख नहीं होगी। ठीक। उससे सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो यकीनी तौर पर फैलेगा। ठीक है ज़ैगम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया, मुनीब आपकी तरफ आऊँगी, उसी पॉइंट को आगे लेकर चलेंगे। जिस तरह से ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की, फिर उसके बाद जो इलेक्शंस होंगे उसकी क्रेडिबिलिटी, फिर उसके बाद तस्लीम करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आपको ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सेटबैक इसलिए है, ये अनसर्टेनिटी तो हमारे मुल्क की सियासत के अंदर बढ़ेगी, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम अपने तजज़िये और तबसरे के अंदर भी ये चीज़ लाते हैं कि जिस सर्टेनिटी की बात की जाती है जी, या ऐसे सियासी इस्तेहकाम की बात की जाती है, वो कम अज़ कम हमें इस वक्त आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेशक हम इलेक्शन हो जाएंगे, ऐसे हालात में हो भी जाएं, लेकिन जो सियासी इस्तेहकाम जिसकी ज़रूरत है उस मुल्क को है, वो कम अज़ कम हमें दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आता, बल्कि शायद जो तूफान बदतमीजी है वो मजीद बढ़ेगा इलेक्शन के इनेकाद के बाद, जब एक जमात कहेगी कि उसे एक रियासती जबर की नतीजे में साइडलाइन किया गया है, जबकि मौक़िफ़ ये है कि उस जमात ने अपने ही सियासत की चूलें खुद लाई जब उसने इंतशार का रास्ता अपनाया। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, उसमें कौन दुरुस्त और कौन गलत है, इवेंचुअली इसका फैसला तो वक्त करेगा। ठीक है, सियासी मामलात तो है ही, लेकिन ये कानूनी मामला भी है, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस रह गए पीटीआई के पास में, क्या मामलात रह गए हैं, इसी के ऊपर बात करें। राजा खालिद साहब माहिर कानून हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, कानूनी तौर पर इस फैसले को आप कितना बेहतर जानते हैं, कितना रोशन जानते हैं? दूसरा ये कि पीटीआई के लिए ये एक धचका है, उनके पास से इंतखाबी निशान भी चला गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो उन्होंने जैसे किए वो सबके सामने ही आ गए। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे भी और बाकी चैनल्स पे भी ये बात तवातर से कहता आया हूँ कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे, दोज वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन एक्ट 2017, रादर दोज वर कंडक्टेड इन वायलेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन एक्ट।
तो वो उनकी खिलाफ वर्जी में उन्होंने इलेक्शन करवाया था, और बेहतर उनके लिए ये था कि उन्हें उसके बाद भी उनके पास टाइम था कि एक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्व किया था कि आप इलेक्शन करवा लें जो कानून है उसके मुताबिक, तो फौरी 2-4 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाना जरूरी समझा और कोर्ट ने उस वक्त टेम्पररी रिलीफ तो दिया, लेकिन आज उन्होंने जो प्रीवियस ऑर्डर था वो कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का, उसे विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक इलेक्शन जो है इंटर पार्टी इलेक्शन, जिसमें वोटर्स को फहरिस्तें नहीं दी गई, जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए गए राइवल कैंडिडेट्स को, जिसका इलेक्टोरल कॉलेज कहीं भी मेंशन नहीं था कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन हुआ वो इंतहाई बोगस था, वो सिर्फ एक आई वाश था, और वो